औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं इम्तहानात की। और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर जो गेस्ट पेपर में आपने न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनका सॉल्यूशन करवा दें। तो दो पार्ट्स में बेटा हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे। हम ना सिर्फ इस सवाल को समझेंगे बल्कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सबको वेलकम। और मैं इस वक्त लाइव चैट में आपसे बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों का जो चैट में इस वक्त सलाम लिख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ बेटे शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी हमें इस क्लास में ज्वाइन कर लें। पहला सवाल इस गेस्ट पेपर में मौजूद था। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल ऑफ हीट, loses 233 joules of heat by conduction to the surrounding and delivers 614 joule of work. Calculate the exchange in internal energy. जब कभी भी बेटा एब्जॉर्ब लिखा जाएगा तो Q आपका प्लस में आएगा, और जब लूज लिखा जाएगा तो Q माइनस में आएगा। जब सिस्टम काम करेगा तो वो प्लस होगा, और सिस्टम पर काम किया जाएगा तो वो माइनस होगा। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर जाता हूं मैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। वो तमाम बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है उनको मालूम है कि हम व्हाट्सएप पर तमाम अपडेट्स दे रहे होते हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो 0309677677 पर मैसेज करके खुद को रजिस्टर ज़रूर करवाएं। तो देखो क्यू लिखा मैंने 1147, फिर क्यू था -233। चूँकि ये पहले आपके पास एब्जॉर्ब हुई थी फिर रिलीज हुई, तो टोटल क्यू कितना आ गया? 914 आ गया। डब्ल्यू कितना हो गया? 614 जूल हो गया हमारे पास। तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी आपके पास बराबर थी क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी 914 माइनस 614। तो ये बेटा बन गया आपके पास 300 जूल्स। तो पहले सवाल का जवाब था 300 जूल। पेपर में इससे रिलेटेड आपको क्या क्या सवाल आ सकते हैं, आपको इसमें यही पूछा जाएगा बेटा। इस फॉर्मूला को बस याद रखिएगा आप, और साइन कन्वेंशंस पे गौर कीजिएगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल कार्नोट इंजन से है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के सवाल हैं सारे, लेकिन वैल्यूज चेंज हुई हुई हैं चूंकि पास्ट ईयर पेपर्स में चेंज वैल्यू के साथ आए हैं। तो सवाल उम्मीद कर रहा हूं कि पहला सवाल समझ में आ चुका है सबको, और मैं कमेंट देखकर अंदाजा कर पा रहा हूं कि आप लोग इन तमाम चीज़ों से लर्न कर रहे हैं। The high temperature reservoir of Carnot engine is at 200 degrees centigrade, has an efficiency of 35%. To increase the efficiency to 45%, by how many degrees should the temperature of cold reservoir be decreased if the temperature of high reservoir remains constant? आपको कहता है कि आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35% एफिशिएंसी ले रहे हैं। अगर आप एफिशिएंसी 45% करना चाहते हैं तो आप कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जबकि ये टेम्परेचर सेम रहने जा रहा है। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं। सर हमारे पास फॉर्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। T1 बेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फौरी तौर पे कन्वर्ट करोगे इसको केल्विन में। 273 प्लस करके तो बन गया 473 केल्विन। E1 आपको एफिशिएंसी 1 आपको दी हुई है 35, एफिशिएंसी 2 आपको दी हुई है बेटा 45। आपको दो मरतबा इस सवाल को सॉल्व करना है। 35 के लिए सवाल अलग सॉल्व होगा, 45 के लिए ये क्वेश्चन अलग सॉल्व होगा। तो 35% के लिए डेटा पुट करते हैं। परसेंट एफिशिएंसी आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट 0.35 लिख सकते हो, पर ये 100 नहीं आएगा, और अगर यहाँ 100 लिख रहे हो तो यहाँ 35 आएगा। 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले जाकर मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और आंसर आ गया 0.35। अब 1 माइनस T अपॉन 473 है। देखो 0.35 यहाँ प्लस में है, मैं यहाँ ले आया तो माइनस हो गया। ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस में वहाँ चली गई तो प्लस हो गई। ये स्टेप अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने एरो बना दिया। तो ये हो गया T2 अपॉन 473 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35। ये यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा था तो वहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो एक मरतबा T2 आपके पास आ गया 307.45 केल्विन। ये किसके लिए था सर? ये तो था 35% के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं 45% के लिए। 45% के लिए जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास बन गया 1 माइनस, अब T2 नहीं कर रहा हूँ, T2 डैश कह रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय T1। वैल्यू पुट कर दी 45, 1 माइनस T2 डैश अपॉन 473 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 यहाँ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। मेरे साथ साथ पढ़ना भी बेटा आप लोग, यूँ समझो कि फिजिकल क्लास हो रही है। 100 हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 45 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन 473। ये 0.45 हो गया, ये पूरा यहाँ आ जाएगा, ये पूरा वहाँ चला जाएगा। ठीक है सर,
तो आंसर बनेगा आपके पास, साथ साथ कैलकुलेट करते रहना बेटा आप लोग, जब तक खुद कैलकुलेशन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। T2 डैश बराबर हो गया 0.55 मल्टीप्लाई बाय 473, दैट इज T2 डैश इज इक्वल टू 260.15। अब आप कहते हैं सर आपको तो चेंज मालूम करना है ना इन दोनों का, तो आपने T2 और T2 डैश को जब आपस में माइनस किया तो आपके पास टेम्परेचर आया 47.3, सो यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर 47.3 केल्विन, और आपका जो एफिशिएंसी थी वो वहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। आइए तीसरे सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ। तो क्वेश्चन है, हीट इंजन परफॉर्म 400 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल and has an efficiency of 25%. How much heat is absorbed and rejected? हमारी बुक में सेम सवाल मौजूद है लेकिन लव इस्तेमाल किया गया है कि हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड होना या रिजेक्ट होना दोनों तकरीबन सेम बातें हैं बेटा, यहाँ पर वो रिजेक्ट करने की बात करता है। आइए इसकी भी सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं। डेटा बनाते हैं सबसे पहले, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 400 जूल्स और आपके पास जो एफिशिएंसी दी है वो 25% दी हुई है, मतलब 0.25 है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड डायरेक्ट एक स्टेप में किया हुआ है। Q1 मालूम करना और Q2 मालूम करना है। सर एक फॉर्मूला ये भी होता है, हमने पढ़ा है, N इज इक्वल टू मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हो गया 20/100, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये था 0.2, ये वहाँ चला जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर हो गया 1 माइनस 0.2 के। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है बेटा इस वैल्यू का 0.8। अब ये Q1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई, Q1 वहाँ क्या हो रहा था सर डिवाइड हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया सर मल्टीप्लाई हो गया, तो Q2 बराबर हो गया 0.8 Q1 के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा और मैं आगे बढ़ा। डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2। डेल्टा डब्ल्यू सवाल में दिया हुआ है 200, Q2 अभी आपने मालूम किया, ये रहा Q2। तो आपने यहां क्या किया कि Q2 की वैल्यू को पुट करने की बात की नेक्स्ट इक्वेशन में। ये यहां प्लस हो रहा था, वह माइनस हो गया, वो माइनस हो रहा था, यहां प्लस हो गया, तो क्या बन गया Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200। इसको आपने इक्वेशन 2 का, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। इसकी भी एक कॉर्नर पे बेटा Q2 आ रहा है, इसके भी कॉर्नर पे Q2 आ रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो बन गया 0.8 Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200। ठीक है सर, वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं, यहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, या माइनस हो रहा है तो प्लस होगा, एरो का बड़ा एहतियात कीजिएगा। तो 200 इज इक्वल टू Q1 माइनस 0.8 Q1। अच्छा सर, अब ये बेसिकली 1 है ना, 1 Q1 में से जब 0.8 Q1 निकला तो क्या बचा 0.2 बचा सर। ये Q1 यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के बाद जाके क्या होगा मेरे बच्चों डिवाइड हो जाएगा। जब 200 को आप डिवाइड करोगे 0.2 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा सर 1000 आंसर आएगा। तो आपके पास Q1 कितना हो गया 1000। अब पीछे इक्वेशन लिखी थी ना Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200, अब तो Q1 की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू Q2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ सॉल्व भी करते जा रहे हो और आप लोगों के भी सेम आंसर्स आ रहे हैं। मैं चैट पर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। 1000 में से जब आपने 200 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया बच्चों 800 जूल। सो 800 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स दे एक्सर्ट व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा जी, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सर हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा इसको कि आप कहते हैं कि जो आपकी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रेडियस से, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस से। मुझे बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपने एक चीज को बढ़ाया तो एक चीज कम हो जाएगी, और अगर आपने एक चीज को कम किया तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कि आर पे है स्क्वायर, आर पे है स्क्वायर, तो जो भी चेंज आएगा उसको स्क्वायर को भी ध्यान में रखना होगा। सही है, फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जब डिस्टेंस आपने कर दिया 1 सेंटीमीटर तो आपसे पूछता है फोर्स कितनी होगी। मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कितनी मर्तबा कम हुआ। सर डिस्टेंस तो 10 मर्तबा कम हुआ,
कितनी मरतबा कम हुआ? मेरे बच्चे कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो 10 मरतबा कम हुआ है। अगर डिस्टेंस 10 मरतबा कम हुआ तो मैंने फॉर्मूला में 10 लगा दिया। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इसका मतलब है फोर्स कितनी गुना बढ़ेगी? 100 टाइम्स बढ़ेगी सर। अच्छा जी, तो F अगर आपके पास था 10 न्यूटन और आपने 100 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये कितना बन गया? 1000। सो द नेक्स्ट फोर्स जो आपको मिली वो कितनी थी? 1000 न्यूटन थी। मैं फिर उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और हम इसी पेज पर आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 एक्सपोनेंट -4 एंड -2 एक्सपोनेंट -4। याद रहे बेटा, ये जो प्लस और ये जो माइनस दिया जाता है इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चार्जेस बताने के लिए बताया गया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर from each other. A charge of 5 exponent -5 coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and direction? Direction हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसीलिए चार्जेस दिए जाते हैं हमें। आइए सवाल के डेटा की तरफ चलते हैं जिसमें एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। ये आपने कहा क्यू ए है, ये आपने कहा क्यू बी है। क्यू ए आपके पास है 2 एक्सपोनेंट -4, क्यू बी आपके पास है -2 एक्सपोनेंट -4। इनका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। आपको कहता है ठीक बीच में एक नया चार्ज लाकर रख दिया, तो बताओ कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है। देखो, इस नए चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, इस नए चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन और रिपल्जन वो आपको नहीं पता करना, फोर्स लगेगी इतना आपको पता है। अच्छा जी, 40 सेंटीमीटर को फौरन कन्वर्ट कर दो मीटर में तो बनेगा 0.4 मीटर। 100 से डिवाइड करोगे, देखो बीच में ला कर रखा है ना, तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 0.2 हो गया और इसका भी कितना हो गया? 0.2 हो गया। अब ये जो फोर्स है एफ सी जिसको आप कहते हो, ये बराबर है एफ ए ऑन सी और एफ बी ऑन सी के। तो पहले आपको ये फोर्स पता करनी पड़ेगी, फिर ये फोर्स पता करनी पड़ेगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं सर, पहले हम बी से सी वाली मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला था के Q1 Q2 नहीं, क्यू बी क्यू सी अपॉन बी सी स्क्वायर। के कॉन्स्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -4। बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पर चार्ज प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाया? तो वो डायरेक्शन के लिए था ना बेटा। 0.2 का स्क्वायर, जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1350। याद रहे बेटा, कैलकुलेटर में एक साथ मत सॉल्व करना, स्टेप वाइज जाना है। पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसका स्क्वायर लेना, फिर दोनों को डिवाइड करना। अब एफ ए ऑन सी, के क्यू ए क्यू सी अपॉन आर ए सी स्क्वायर। अब ए और सी क्यों हम ए से सी मालूम कर रहे थे सर? वैल्यू सेम है तो आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक मरतबा सॉल्व और करना तो आपका आंसर आएगा 1350। अब टोटल फोर्स किसके बराबर है? एफ ए सी प्लस एफ बी सी। ए सी है 1350, बी सी भी है 1350। जब आपने इन दोनों को बेटा प्लस किया तो आपके पास आंसर आया 2700। तो जो आपकी टोटल फोर्स आई वो कितनी थी? 2700 आपकी फोर्स आई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला सवाल हम सब लोगों को क्लियर है और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 220 volt. It is then disconnected from the battery. अलग कर दिया। Its plates are then connected in parallel to another capacitor. एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया और फिर ये देखा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 100। तो दूसरा कैपेसिटर जो साथ लगाया था उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने सबसे पहले डेटा में लिखा C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। Q1 बराबर होता है C1 V के V1 दिया हुआ था आपको 220। आपने Q1 जब सॉल्व किया, अच्छा आप चाहें तो यहाँ पर माइक्रोफेराड को सॉल्व कर लें या आंसर भी माइक्रो में चला के लास्ट में उसको कन्वर्ट कर दें, दोनों में आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो V1 दिया हुआ था सवाल में वो कितना दिया हुआ था सर? V1 हमें सवाल में 100 दिया हुआ है, डिक्रीज होने के बाद V डैश सॉरी। Q2 भी आपको मालूम नहीं है तो C1 आपको दिया हुआ था 10। आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया सबसे पहले Q1 इज इक्वल टू CV1 और आपका आंसर आया 2200 माइक्रोफेराड। अब आपने कहा सर हमने तो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है। मैं अपने बच्चों को लाइन याद करवाता हूँ PVS, जिसका मतलब बनता है पैरेलल वोल्टेज सेम। ठीक है, तो अब आपने जब Q2 मालूम करने की कोशिश की तो आपने अब 10 को
100 से डिवाइड किया, चूंकि सेम कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया था। अब आपके पास आ गया 1000। आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है चार्ज का, पहले चार्ज कितना आया आपके पास 2200, अब चार्ज कितना आया बेटा 1000, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस था वो कितना आया 1200 का। अब वोल्टेज कितना हो गया था बेटा आपका, सर अब वोल्टेज हो गया था 100। तो जो सेकंड कैपेसिटेंस आपको मालूम करनी थी वो आपने इस फॉर्मूला से मालूम कर ली। ये V यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के बाद जाकर क्या हो गया सर, डिवाइड हो गया। तो हमने कहा सर Q अपॉन V इज इक्वल टू C2, यानी 1200 डिवाइडेड बाई 10। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 12। या तो बेटा लिखो 12 माइक्रोफेराड या कह दो 12 एक्सपोनेंट माइनस 6 फराड। दोनों आंसर्स आपके सही कंसीडर किए जाएंगे। 6 सवाल में उम्मीद कर रहा हूं कि हम सब लोगों को बिल्कुल समझ आ चुके हैं। आइए 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ सिल्वर वायर 1 mm इन डायमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा सर, अब यहाँ पर कुछ कन्वर्जेंस भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो पेपर में सवाल होता बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहते हैं सर RT दिया हुआ है 100, डायमीटर दिया हुआ है 1 mm यानी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, रेडियस दिया हुआ है। अब रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर का हाफ होता है ना भाई रेडियस। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता तो ये पूरा अगर डायमीटर है तो इसका आधा क्या कहलाता है, रेडियस। तो आपने कहा सर D अपॉन 2 यानी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 को 2 से डिवाइड किया 0.0005 मीटर आया। लेंथ आपको दी 1000 सेंटीमीटर, जब आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो आपके पास आया 10 मीटर। आर नॉट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रॉ कांस्टेंट वैल्यू जो आपको सवाल में दी जाएगी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस सवाल में गेस्ट पेपर में प्रिंट नहीं किया गया था। ए कैसे निकलता है सर, वायर का ए निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। सर तो पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 0.0005 है, इसका स्क्वायर लेकर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आंसर आएगा आपके पास 7.85 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। सर अब इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, ये 10 आपने बेटा लेंथ लिया, एरो बना रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को, और ये आपने यहाँ से इसको पुट किया तो आपके पास आर नॉट तो आ गया 0.203। लेकिन हमें तो उस टेम्परेचर पे चाहिए ना जो टेम्परेचर सवाल में दिया गया था, सिर्फ आर नॉट तो नहीं मालूम करना था। तो अब फॉर्मूला आपने बुक्स में देखा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आर नॉट की वैल्यू ऊपर से मिल गई आपको, ये 1 आ गया, ये अल्फा की वैल्यू सवाल में दी जाएगी। चेंज आपके पास 100 ही है, चूंकि फर्दर वो चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर, तो आपने 100 माइनस 0 किया तो वो 100 रहा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 0.485 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओहम, हाउ वुड यू अरेंज देम टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कहता है कि आपके पास 2 ओहम की 3 रेजिस्टर्स हैं, आपको 1.33, 3 ओहम और 6 ओहम के इक्विवेलेंट चाहिए। वेरीफाई द आंसर मैथमेटिकली। अब आपको नहीं पता कि आंसर सीरीज में आने वाला है या आंसर पैरेलल में आने वाला है, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन बेटा इसमें करके दिखाने पड़ेंगे। आइए सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जितने भी रेजिस्टर्स आपके पास मौजूद हैं वो सीरीज में हैं। सीरीज में आपने कहा R1 भी 2 है, R2 भी 2 है और R3 भी 2 है, तो आपके पास टोटल R कितना हो जाएगा, आपके पास टोटल R हो जाएगा, फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 2 2 एंड 2, तो टोटल कितना बन गया 6 ओहम बन गया आपके पास। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास आ गई 6 ओहम। ठीक है, अब 6 ओहम हमारे सवाल में मौजूद था। जी सर, हमारे सवाल में 6 ओहम मौजूद था, तो हमने उस पर एक टिक लगा दिया कि हमें हमारा एक आंसर मिल चुका, ये रहा 6 ओहम। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहते हैं जी सारे पैरेलल में, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर हुआ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लिया तो आपको 2 मिला, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 हुआ आपके पास। ठीक है, ये आया 3/2। 1/r बराबर है 3/2 के, तो r किसके बराबर हो गए बेटा 2/3 के, तो आपके पास आ गया 0.666
अब अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां मुझे ये तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये मेरे सवाल का सही जवाब नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं। दो सीरीज में ले लो, एक पैरेलल में ले लो। दो सीरीज में लोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और अगर पैरेलल में लेकर जाओगे उसको तो 1/4 प्लस 1/2 होगा। जब 1/4 प्लस 1/2 करेंगे एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, 3/4 हो गया। 1/r बराबर है 3/4 के, तो r किसके बराबर हुआ? 4/3। आंसर आया 1.33। देखते हैं 1.33 था आंसर्स में। यस सर, 1.33 भी था, आपका ये पार्ट भी ठीक हो गया। अगला आपने कहा सर अब दो पैरेलल में लेते हैं और एक सीरीज में लेते हैं। सो 1/2 प्लस 1/2 ये बनता है आपके पास बेटा 2/2। 2/2 1 होता है। अब इस 1 को 2 में प्लस कर दें तो कितना आ गया? 3। तो तीसरा जो आंसर आपका यहां पर मौजूद था वो भी आपको मिल गया, ये आ गया 3। तो 6 भी मिल गया, 1.33 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। तो यहाँ तक बेटा आज की एक पहली क्लास में हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर जो बकिया न्यूमेरिकल्स हैं इसे दूसरी क्लास में हम समझेंगे। क्लास का टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आई हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर पर मौजूद रहने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।